हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके, चलिए आज हमारा है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का थर्ड लेक्चर। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का हमने सेकंड लेक्चर तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने क्या कवर किया था, उसमें हमने ये टीथ कवर किया था, टंग कवर किया था और उसका ओवरऑल व्यू किया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे टीथ और टंग के बाद आज हमारा है थर्ड है जो हम फेरिंग्स पढ़ेंगे। आज हम फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक तक कवर करेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें पढ़ना है, हेडिंग डालिए आप फेरिंग्स। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फेरिंग्स। व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स क्या होता है? इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। ओके, ये एयर और फूड दोनों के लिए ये कॉमन पैसेज होता है। देखिए कहाँ पे होता है, देखिए इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। जहाँ पे एयर और फूड दोनों के दोनों मिक्स होते हैं, जहाँ जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन क्या है, ये माउथ से निकल रही है पोर्शन है, ये वाली पोर्शन जो है ये हमारे माउथ से निकल रही है, ठीक है, और ये वाली नेजल फेरिंग्स, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे मिक्स हो रही है ना, इधर नोज वाले से एयर आएंगे, माउथ वाले से एयर और फूड दोनों आएगा, बट मैक्सिमम में फूड लेते हैं। तो ये दोनों जहाँ पे ये दोनों मिक्स हो रही है ना, उस वाले पोर्शन को हम फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। उस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये भी है फेरिंग्स है। अब देखो, एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा फेरिंग्स कौन सा है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। It is divided into 3 parts। इसके 3 पार्ट्स है, ठीक है। नंबर 1 नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स ये क्या कवर करेगी, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराएगी? ये नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मतलब जो नोज वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो हमारा है ये नेजोफेरिंग्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 डाल दे रही हूँ, 1 पॉइंट, आप यहाँ पे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो 1 लिख लो, ठीक है। नेजोफेरिंग्स है, यहाँ से हमें क्या होगा, यहाँ पे एयर प्रोवाइड होगी, यहाँ से हमारा एयर आएगा, ठीक है। और सेकेंड नंबर इज नंबर 1 डाल दिया आपने, चलिए सर। सेकेंड हमारा है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में क्या होगी? ओरोफेरिंग्स में हमारा ये है 2, ये 2, ये पोजीशन, ये वाला जो पोजीशन है हमारा, ये माउथ वाला ये पोजीशन है, ये हमारा है 2 नंबर, ओके। ओरोफेरिंग्स, इससे हमें मिलेगा यहाँ पे फूड प्लस एयर बोथ, ओके। एंड थर्ड इज लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स है, ये हमें क्या करते हैं, ये है जो हमें इसका 2 पोर्शन होता है। देखिए ये विजिबल है ना आपको? ओके, विजिबल है आपको, चलिए फिर ये हमारा क्या था, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे होता है, ये हमें एयर मीन्स ये ट्रैकिया के ऊपर जो कवर होती है उसको बोलते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मीन्स ये हमारा ट्रैकिया पोर्शन है, ट्रैकिया, ठीक है। तो ये जो ऊपर से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, तो इसी को हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं।
जब आप खाना खाते हो जब, तो ये ये ना फ्रिंजल एक्टिव से ना कवर करके रखता है, ठीक है। ये मस्कुलर होता है, ये कवर करके रखता है। मीन्स अगर खाना खाओगे तो ये जो अंदर चला जाएगा ट्रैकिया तो बस हमें एयर ब्रीदिंग, एयर के लिए है, रेस्पिरेशन के लिए है। तो ट्रैकिया के अंदर फूड पाइप और ट्रैकिया दोनों अलग अलग होता है। तो फूड पाइप अगर हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। बट अगर इसका किसी भी चीज़ के ऊपर कवर नहीं होगी, कवर क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन जिसको लिड बोलते हो, लिड नहीं होगी तो वो फूड तो हमारा ट्रैकिया में भी चला जाएगा। तो इससे मतलब ये हमारा रेस्पिरेशन में हमें प्रॉब्लम होगी। तो कभी कभी होता है ना कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे नाक में भी चला जाता है। तो वही होता है कि जब हमें छींकते हैं चाहे जो होता है ना, तो वो ट्रैकिया का जो एपिग्लॉटिस वाला पोर्शन है वो ऊपर से हट जाता है। मीन्स वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नाक, ये ट्रैकिया हमें ये हो जाता है, नाक में नहीं, ये जो कभी कभी गले में थोड़ा सा अंदर जाके प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, जो ट्रैकिया के थ्रू भी उसे देखा जाता है, ठीक है। वो जो नाक में चला जाता है तो वो तो ये वाली पोर्शन हुई ना, जाके मान लो कि यहाँ से हम खाना खाएं और ये दोनों का कॉमन पोर्शन है, और सफेगस की ये फेरिंग्स से दोनों का कॉमन पोर्शन है। यहाँ पे कोई लीड नहीं है, देखिए अब नाक में क्यों जाता है, यहाँ पे कोई लीड नहीं है। अगर कवर होता तो कभी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे कोई लीड नहीं है। तुम खाना खाते ज़्यादा हंसते जो होता है तो ये फेरिंग्स वाला पोर्शन तो ओपन है, तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वो ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी इरिटेशन जैसे होने लगती है, ठीक है। समझ गए? चलिए, तो ये एपिग्लॉटिस आपको याद समझ आ गया। अब है दूसरा गलेट। गलेट ये किसके लिए होगा? ये गलेट तो है फूड के लिए ही होगा। समझ आ गया? ओके, प्लीज नोट डाउन। चलो, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ओके, ठीक है। चलो, इसका एक इम्पोर्टेंट लिख लो, फेरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन फेरिंग्स का क्या है? डिग्लूटेशन ऑफ फूड और, ठीक है, इन सैलरी निकलना जो बोलते हैं ना, गुलाकर मिक्स करके, सो उसी को बोलते हैं। चलिए, ये हो गया, ये हमारा यहाँ तक फेरिंग्स कंप्लीट हो गया। ये नोट कर लीजिए नीचे वाला, फिर हम इसके बाद इसोफेगस पढ़ेंगे। चल, ओके, हो गया, रब कर दो। अब हमें पढ़ना है इसोफेगस। ये वाला टू है, ये यहाँ पे मैं टू लिख रही हूँ, इससे इसको कंफ्यूज मत करना। ये टू मैंने ब्लैक से लिखा है, वो ब्लू वाला था, ठीक है। इसोफेगस। चलिए, अब इसोफेगस का पोर्शन बताइए। ये देखो, यहाँ से ये वाली पोर्शन है, ये हमारी इसोफेगस कहलाती है। इसोफेगस है ये, इसका लेंथ होता है अप्रॉक्स 22 to 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 22 to 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। समझ आ गया? चलिए, और ये इसका मसल जो है, इसोफेगस का मसल, एक मिनट, ओके। मसल इज ऑफ सुपीरियर 1/3 जो होता है, 1/3 है वो स्केलेटल मसल का है, और इंफीरियर 2/3 है जो वो है स्मूथ मसल, ओके। चलिए, ये जो है
गए। जो हमारा ये इसोफेगस हुआ ना, इसोफेगस का जो सुपीरियर पोर्शन मीन्स ऊपर का जो थोड़ा कुछ पोर्शन है जो स्केलेटल मसल्स की होंगी। ये वाली जो हम स्टार्टिंग से करेंगे तो ये वाली पोर्शन होगी यहाँ तक, ये वाली यहाँ तक पोर्शन होगी, वो होगी हमारा स्केलेटल मसल की, ठीक है, ये वाली। और फिर इसके बाद बचा हुआ जो पोर्शन है वो स्मूथ मसल की होती है। इसी की वजह से इसमें ना हमारा पेरिस्टालिस मूवमेंट नहीं होती, स्मूथ मसल ऊपर वाली स्केलेटल है, ठीक है। ऊपर वाली स्केलेटल मसल है, 1/3 पोर्शन है स्केलेटल मसल की होती है, और उसके बाद जो है नीचे का 2/3 पोर्शन है जो स्मूथ मसल्स की होती है, ठीक है। चलिए अब है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है जो स्केलेटल मसल्स में, ये इसोफेगस में नहीं होती है। इसमें एंजाइम्स नहीं होता ना, इसोफेगस में कोई एंजाइम्स नहीं है। और डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डाइजेशन के लिए तो एंजाइम्स कंपलसरी है, बिना एंजाइम्स की डाइजेशन कैसे होगी, ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएगा फूड, तो डाइजेशन कहाँ से हो जाएगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्सेंट, ओके, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ enzymes, digestive enzymes. चल is not ओके, हो गया। चलिए इसमें एक और पॉइंट लिखो, इन upper esophagus serosa absent but tunica adventitia is प्रेजेंट, ओके। जो एडवेंटिज ये होता है ना, सेरोसा मस्कुलरिस समिकोसा जो वॉल एलिमेंटिकुलर का जो वॉल का जो लेयर होता है उसमें से ये जो स्टार्टिंग वाला लेयर होता है ना सेरोसा, वो सेरोसा क्या होते हैं ना, इसोफेगस में नहीं पाई जाती, सेरोसा इसोफेगस में एब्सेंट होती है, ओके। बट ये जो है ना ये क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ये प्रेजेंट होती है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होती है, एपिथेलियम का लेयर होता है, ठीक है। एपिथेलियम इसमें सारे के सारे ओवर वाला जो हमारा स्किन पोर्शन है, स्किन पोर्शन तो हमारा एपिथेलियम का बना हुआ है ना, तो ये एपिथेलियल का ट्यूनिका एडवेंटिशिया वाला लेयर इसमें प्रेजेंट होता है, बट इसमें सेरोसा का एब्सेंट होता है, एलिमेंटिकुलर का फर्स्ट वाला पोर्शन मतलब फर्स्ट वाला लेयर एब्सेंट होता है, ओके। चलिए नोट कर लीजिए इतना। यहाँ पे टी होगा, एडवेंटिशिया होता है ना, TI चल। हो गया, चलिए रब कर दो। अब हमारा है थर्ड स्टमक, ओके, ठीक है। अब हमें स्टमक पढ़ना है, ये क्या होता है, ऐसा रीडिंग किसी और
ऐसे करके डाल लेते हैं। ठीक है, मस्कुलर शेप क्या होता है इसका? जे शेप होता है। ठीक है, ये है जो मस्कुलर जे शेप स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड ऑर्गन जो विच स्टोर फूड, ये फूड स्टोर करके रखती है। ठीक है, और 4 to 5 आवर्स। ठीक है, ये याद रखे ना, कितने घंटे ये पूछ देता है। ये ना हमें कभी कभी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में हमें पूछ देता है 1 मार्क्स में कि ये स्टोर हमारा, ये जो है ना हमारा स्टमक है कि कितने घंटे के लिए हमारा फूड स्टोर करके रखता है। तो ये हम जो खाते हैं ना, तो हम 4 to 5 आवर्स तक हमें भूख नहीं लगती, मतलब ये फूड स्टोरेज रहता है हमारे पेट में, इसके वजह से वो उसमें उसी में स्टोर रहता है और डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो स्टोर करके वो 4 to 5, उसके बाद 4 to 5 के बाद ना आप 4 to 5 आवर के बाद आपको ना भूख लगेगी। ठीक है, चलिए हो गया। अब है इसका पोजीशन। ठीक है, इसका पोजीशन, ये प्रेजेंट कहाँ होता है हमारे ऑर्गन के अंदर, हर चीज़ का पोजीशन है ना। इट इज लोकेटेड इन लेफ्ट पोर्शन of abdominal cavity. Okay, it is located in left portion of abdominal cavity. abdominal cavity के लेफ्ट पोर्शन पे ये लोकेटेड होता है। ठीक है, तभी हमें बोलता है जब हम खाना खाते हैं ना, तो जो आप ये एक्सपीरियंस किए होंगे, जब खाना खाते हो तो आप लेफ्ट पोर्शन पे सोते हो तो आपको रिलीफ मिलती है, बट आप राइट पोर्शन पे सोते हो तो आपको हेवी जैसा फील होगा, बिकॉज वो हमारा टमी है ना जो लेफ्ट पोर्शन में है। टमी मतलब स्टमक को हम टमी भी बोलते हैं, बट बायोलॉजिकल में हमें स्टमक ही बोलना है। ठीक है, वो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में उसको हम टमी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टमक है वो लेफ्ट पोर्शन पे है, सो हम लेफ्ट पोर्शन पे सोते हैं तो हमें वो रिलीफ मिलती है, मतलब उसी साइड पे है, तो उसको ज़्यादा मैंने ये इधर आके मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आराम से हमें एकदम कंफर्ट लेवल पे लेके चलता है। चलिए नोट कीजिए। हो गया, अब देखो अब क्या है, याद हो गया। इट हैज 4 पार्ट, इसके पास 4 पार्ट्स है। नंबर 1 कार्डिया और कार्डिक, 2 फंडस जिसे बोलते हैं, थर्ड इज बॉडी, 4th इज पाइलोरी। अब देखो, ठीक है, अब हमें डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में हमें कहाँ क्या है, देख इसको 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही है। इसको 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया। ये वाला पोर्शन है, ये फंडस है। ठीक है, ये पोर्शन है कार्डिक है। दिस इज बॉडी है सबसे बड़ा होता है, कार्डिक उतना बड़ा नहीं होगा। बॉडी एंड दिस पोर्शन इज पाइलोरिक, ये हमारा पोर्शन है पाइलोरिक वाला। अब है 2 स्पिंचर। ठीक है, एक ये है और दूसरा ये। स्पिंचर होता है ना, स्पिंचर का मतलब है ये एक, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कवर किया हुआ है, एक स्पिंचर के जैसे है कि आप इसकी मतलब ये है ना
कवर डोर के जैसे लगा हुआ है, एक स्पिंचर जैसे कि डोर जैसे लगा हुआ है कि जहाँ से आएगा तो यहाँ पे कुछ देर इससे डायरेक्ट घुस जाएगी ना, डायरेक्ट जितना आएगा खाना वो है इसमें लोडेड होते जाएगा, लोडेड होते जाएगा। तो एक लिमिट होनी चाहिए ना, वैसे तो हमारा टमी एकदम ये हो जाएगा। आप ऐसा सोच लो कि कोई वो बच्चे होते हैं ना कि पूरे दिन खाते ही रहते हैं, कोई नहीं लोग बहुत आदमी होता है ना जो पूरे दिन कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। तो जैसे एक लोडेड रहेगा तो डायरेक्ट आता जाएगा और यहाँ पे कोई डोर नहीं होगी, तो सीधे के सीधे सारा का सारा हमारा ये वाला याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमारा जो फूड है वो जो स्पिंचर के थ्रू कार्डिक वाले स्टमक के कार्डिक वाले पोर्शन में आते हैं, ठीक है। हाँ लिख लो। हाँ ये है सबसे ऊपर वाला अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन ऑफ स्टमक, ठीक है। ये अपर पोर्शन ऑफ स्टमक है, ये है, यहाँ पे लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड is enter in stomach by this portion। इसी पोर्शन से फूड है जो स्टमक में एंटर होता है। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज मी, ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें ना फंडस और कार्डिक इस दोनों के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि और ये जो दोनों ऑप्शन दिया जाता है, जो क्वेश्चन पूछता है कि फूड इज इन विच पोर्शन ऑफ द स्टमक फूड इज गेट एंटर, तो फूड गेट एंटर जो बोलता है ना, तो हम ना इसमें ऑप्शन से कंफर्म आपको दोनों ऑप्शन दी होगी, कार्डिक भी दी होगी और फंडिक भी दी होगी। तो आप बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं, समझ नहीं आता कि कार्डिक पोर्शन कहाँ तक है और फंडिक पोर्शन कहाँ तक है, इसकी वजह से ना फंडिक लगा के चले आते हैं। तो फंडस पोर्शन है ना रॉन्ग है, कार्डिक पोर्शन में फूड है जो हमारा स्टमक इसोफेगस से एंटर होता है, ठीक है। अब देखो ये स्पिंचर है, ये जो हमारी स्पिंचर है ये वाली, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंचर, दिख रही है ना आपको। हाँ, और ये वाली जो है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। मीन्स स्पिंचर को याद करने का ना बहुत ईजी है, देखिए कैसे मैं बता रही हूँ। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है स्टमक। हाँ, ऑसोफिजियल, ऑसोफिजियल का मतलब क्या हो गया ऑसोफेगस। तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ऑसोफिजियल मतलब ये दोनों के बीच का जो स्पिंचर है उस स्पिंचर को हम गैस्ट्रो ऑसोफिजियल स्पिंचर बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ये हमारा स्टमक का पाइलोरिक पोर्शन है। पाइलोरिक स्पिंचर के बीच वहाँ पे पाइलोरिक पोर्शन के लास्ट में टिप पे जो पोर्शन, ये जो जहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी ना, पाइलोरिक वाली पोर्शन है यहाँ से, तो ये हमारा स्टमक खत्म, स्टमक के बाद हमारी ये क्या पोर्शन, ये वाली पोर्शन जो है ये डिओडेनम होती है ना, डिओडेनम जो ये सी शेप है, तो ये वाली यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट होगी, यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले जो स्पिंचर है तो वो पाइलोरिक के बाद है, तो पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। ये बहुत ईजी है, आपको समझ आ गया। अब मैं बता रही थी कार्डिक समझ आ गया कि जहाँ पे हमारा फूड है जो एंटर होता है स्टमक पे, ओके। अब क्या है, अब है बॉडी। अब ये पहले वाला जो एनसीईआरटी था उसमें हमारा ये 3 ही पार्ट था, बॉडी नहीं थी, बट ये जो अभी मतलब कुछ साल पहले इसको इंक्लूड किया गया है बॉडी को, ठीक है। अब है जो 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी है हमारे, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है स्टमक हमारा। तो ये है बॉडी, बॉडी सबसे लंबा पोर्शन होता है एंड देन इट इज पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है, समझ गए। चलिए ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए मैंने इसको लिखवा दिया। ये वाला तो आप पता कर ही लोगे कि लास्ट पोर्शन है बॉडी का, क्या स्टमक का, एंड ये द मिडिल पोर्शन, ठीक। चलिए प्लीज नोट। हो गया, चलिए रब कर दूं। अब देखिए इसके बाद वाला पोर्शन मैं नहीं बना रही हूँ, मैं यहीं तक करना है, मुझे स्टमक पढ़ रहा है ना, इसलिए इसका बाद का पोर्शन छोटा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा इसोफेगस हो जाएगा। अब ये है
छोटे छोटे डायग्राम्स है ना, तो मैं यहीं पे समझा दूँगी। जो बड़े बड़े लेंदी वाले डायग्राम्स होंगे वो मैं पैर से लेती हूँ। ये वाला पोर्शन कौन सा था? किसी और कलर से करते हैं, देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ये वाला पोर्शन ठीक है, समझ आ गया? चलो यहाँ पे एक स्पिंचर होती है, एक दो स्पिंचर होती हैं। ये वाला पोर्शन तो आपको पता ही है। ये आपको पता है, ये इसोफेगस है, और ये मैंने बताया है क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर। और इसको कोई एक और नाम दे सकते हो आप, हाँ पता है जैसे क्या, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा था, फंडस, ओके। एंड ये पोर्शन कौन सा था, कार्डिक थी ना हमारी ये वाली, हाँ तो कार्डिक थी। हम कार्डिक स्पिंचर भी इसको बोल सकते हैं, बिकॉज कार्डिक से स्टार्ट हुई के अंदर जाने के लिए ये कार्डिक स्पिंचर, ठीक है। ये वाली पोर्शन है जो हमारी, इसको हम कार्डिक स्पिंचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये वाली पोर्शन है क्या है, बॉडी, एंड दिस इज पाइलोरिक। थोड़ा एक्सटेंड कर लो, स्पिंचर भी पढ़ना है ना, ठीक है। ये पाइलोरिक एंड दिस इज पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। ये हमारी पाइलोरिक स्पिंचर हो गई, ठीक है। अब देखो ये बॉडी है, ये हमें क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं ना, जब ये इस पेट में जो हमारा स्टमक में खाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो अपना फंक्शन खुद करता रहता है एकदम। तो वो फंक्शन करता रहता है, वो मतलब हमेशा काम करता रहता है, ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है। जैसे हम रिलैक्स भी रहते हैं तब भी वो काम करता है। नाइट में तो सबसे ज़्यादा ये काम करता है हमारा स्टमक, बिकॉज सबसे ज़्यादा नाइट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एकदम पूरी तरह से हम काम रहते हैं ना, सोए हुए रहते हैं, तो एकदम अब वो तो काम करता ही रहता है, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हो वो सारा काम करते थे। तो इसके अंदर ना ये वाली पोर्शन है, ये रेडियो है, ठीक है। ये है स्टमक का रेगियो है, ठीक है, रेगियो बोलते हैं इसको, स्टमक का है, ठीक है। और ये वाली जो, हाँ ओके। अब बॉडी का क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है बॉडी, ताकि हमारा ये इसमें से इसी से HCl रिलीज होती है ना, ये वाले पोर्शन से, स्टमक की ये वाले साइड्स में HCl का जो एक ही साइट होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे हमारा HCl इसमें से रिलीज हो, और HCl रिलीज हो और वो हमें डाइजेशन में हेल्प करे, ठीक है, हो गया। और ये आपको कार्डिक का समझ ही आ गया, फंडस मैंने बता ही दिया है, ये स्पिंचर स्पिंचर स्पिंचर, चलिए ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और ये कार्डिक के ऊपर आपको तो पता ही है, ये वाली इसे क्या बोलते हैं, एक ये पोर्शन लगी होंगी, इसे क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाला डायफ्राम है, ओके, डायफ्राम। ठीक है, ये जो डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ इसोफेगस से इसका कनेक्शन है, लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो मैं सारा कुछ लिखवा देती हूँ, ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए ना। डायरेक्ट कनेक्शन विथ इसोफेगस, इसोफेगस से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है ना, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन विथ इसोफेगस, ये इसका हो गया। ये बॉडी है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है हमारी, हो गई। चलो ठीक, लिख देती हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्शन contraction of stomach to release enzymes,
एंजाइम्स रिलीज करने के लिए विच हेल्प, ये दिख रही है ना आपको, मैं बोल रही हूँ विच हेल्प इन डाइजेशन। ओके, मैं बोल देती हूँ। लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बॉडी हमारा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन करता है टू रिलीज एंजाइम्स, एंजाइम्स लाइक HCl, ये रिलीज करता है एसिड और एंजाइम्स, टू रिलीज एसिड, लिख लो एंजाइम्स लाइक एसिड, टू रिलीज एसिड HCl, टू हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन के हेल्प में करने, डाइजेशन के हेल्प करता है, ठीक है, लिख लो। हो गया, चलिए फिर समझ आ गया ये। और हाँ, आपको एक ना ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन है हो गया, और एक मूवमेंट मिलेगी, चर्निंग मूवमेंट जिसे बोलते हैं, तो वो चर्निंग मूवमेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है ना ये बॉडी, इसी को चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन करता है रिलीज, एसिड रिलीज करने के लिए, डाइजेशन के लिए, उसी को हम चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। चर्निंग मूवमेंट, चलो हो गया। तो हमारे स्टमक खत्म हो गए। मुझे लगा था कि टाइम हो जाएगा, बट अभी हमारे पास टाइम है, तो हम आज पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो हमने स्टमक तक कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, चलिए। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये 6 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम पाइलोरिक स्पिंचर टू इलियोसिकल वाल्व। पाइलोरिक स्पिंचर से एक्सटेंडेड होती है, मतलब स्टार्ट होती है, और इलियोसिकल वाल्व पे एंड होती है। और ये टोटल इसका लेंथ होता है 6 मीटर का, 6 मीटर का होता है, सबसे लंबा यही होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, पाइलोरिक स्पिंचर हमारी कहाँ पे है, इसमें देख के बताइए। ये पाइलोरिक स्पिंचर हमारी ये वाली पोर्शन हुई, यहाँ से लेकर, और ये होती है, ये वाली पोर्शन जो होती है, ये होती है इलियोसिकल वाल्व, ठीक है, इलियोसिकल वाल्व होती है, ठीक है। वो यहाँ से लेकर ये वाली पोर्शन जो है, ये जो जितनी भी ब्लू लाइन वाली है ना, जितनी भी ब्लू है, वो सारी की सारी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। मैंने अलग अलग कलर से डिस्टिंग्विश करके बनाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाली ब्लैक वाली थी, ये हमारे स्टमक थी, और ये वाली जो ब्लू वाली, जितनी भी ब्लू वाली है, वो सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और फिर ये ब्लैक वाली जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक। चलो, हो गया। क्या था ये, एक्सटेंडेड फ्रॉम पायलोरिक स्पिंचर टू इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व से, और इसका होता है रीजन ऑफ डिओडेनम is divided into three parts. स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। 1 डिओडेनम, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट डिओडेनम, ओके। रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट डिओडेनम,
फर्स्ट इज डिओडेनम, सेकेंड जेजुनम, थर्ड हीलियम। ओके, अब देखो इस वाले में हो गई हमारी, ये है जो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट का नेम है डिओडेनम, फर्स्ट इज डिओडेनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इज हीलियम। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको कहा ये वाली जो शेप, ये वाली फर्स्ट वाली क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं डिओडेनम। अब मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो देखो मैं यहाँ पे ये जो जेजुनम, ये 1 2 3 ये वहाँ पे डाल रही हूँ। इस पूरा फिर ये पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं ना, तो मैं 1 2 3 डाल देती हूँ। ओके, तो ये वाली पोर्शन जो है वो हमारी फर्स्ट पोर्शन है, मीन्स डिओडेनम है। ओके, और ये वाली पोर्शन जो है, ये जो जितने भी हाईली कोएल्ड पोर्शन है ये सारी ये हमारी है जेजुनम। ओके, और ये वाली जो पोर्शन है जहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट पोर्शन से मिलेगी सीकम से, वो वाली पोर्शन है जो थर्ड पोर्शन मीन्स ईलियम है। ओके, ठीक, समझ गए? ठीक है, नोट कीजिए। ओके, चलिए, हो गया? क्या तो नोट कर लिया आपने? अब हमें इस तीनों को सेपरेटली देखेंगे। फर्स्ट इज डिओडेनम, फर्स्ट है जो डिओडेनम है। ओके, डिओडेनम है वो सी शेप्ड होती है। सी शेप्ड मीन्स जो ये शेप्ड है ना, ये वाली, ये जो आपको ये दिख रही है, ये सी शेप्ड है ना, सी जैसे दिख रही है, सी अल्फाबेट की जैसे हमें लग रही है, इसे बोलते हैं सी शेप। ओके, डिओडेनम है जो सी शेप्ड है। और ये देखो, अब ये है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट इज प्रेजेंट। इसमें हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट प्रेजेंट होती है। हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट क्या होती है? हिपैटो मीन्स क्या हुआ? लीवर, पैनक्रिएटिक मतलब पैनक्रियास। दोनों को जो दोनों से जो आके एक डक्ट, जो दोनों कॉमन डक्ट है, हिपैटोपैनक्रिएटिक, लीवर और पैनक्रियास दोनों को कंबाइन करने वाली एक कॉमन डक्ट है, उसे हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। ओके, अब ये देखो कैसे है, ये हमारा हो गया सी शेप डिओडेनम। ये हमारा सी शेप डिओडेनम हो गया, ठीक है। अब यहीं से एक पोर्शन अराइव होती है, ये डक्ट जो हमें आगे पढ़ना है, यहाँ से एक पोर्शन अराइव होती है डक्ट की। बहुत बड़ी सी होती है ना ये पैनक्रियाज, मीन्स मैं यहाँ पे छोटी सी बना रही हूँ, यहाँ पे बहुत लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ ब्लेड का जो होता है, लीफ का लीफ ब्लेड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और यहीं से एक ऊपर जाएगी, इसी डक्ट से ऊपर पोर्शन जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो जहाँ गया, तो ये हमारे लीवर के लिए जाएगी, और ये वाली पोर्शन जो है ये हमारा क्या है? पैनक्रियास के लिए, ठीक है। अब दोनों का दोनों यहाँ पे कॉमन है, तो ये जो डक्ट है, ये जो यहाँ पे खुला, इसी डक्ट को हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट, उसी डक्ट को हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। चलिए, ठीक है, इसी डक्ट कॉमन है, इसको नेमिंग कर दो हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ओके, और ये जो डक्ट है, ये वाली डक्ट हमें ये आगे पढ़ेंगे, जब हम डक्ट पढ़ेंगे ना तो ये बताऊंगी मैं, बस यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ ऐसे कि कौन सा पोर्शन कौन सा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मान लो, यहाँ ये पैनक्रियाज, ये मैं ऐसे ही सर्कल कर रही हूँ, सर्कल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये एक पोर्शन है, ये लीवर है,
यहाँ पे लीवर जाएगी, लीवर के लिए रखते हैं। और ये तो आपको पता ही है डिओडेनम। ठीक है, समझ गए। एक और लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सबम्यूकोसल region of hepatopancreatic submucosal region of duodenum। ओके, ये आपको दिख रही है ना? यस, विजिबल है ये। सो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, वो प्रेजेंट होती है सबम्यूकोसल ग्लैंड। सबम्यूकोसल रीजन क्या हुआ? सबम्यूकोसल मतलब ये होता है एलिमेंट्री कनाल का जो लेयर रीजन होता है ना, लेयरिंग का, वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल होती है। ये तो हमारे एलिमेंट्री कनाल, ये तो कितने वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल होता है? म्यूकोसा, सेरोसा, लॉन्गिट्यूडनल और इसका सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है, तो यही है। तो सबम्यूकोसल रीजन होता है वो जो एलिमेंट्री डिओडेनम की, उसमें एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हो गया, याद कर दूं? चलो, अब पढ़ना है डिओडेनम, पढ़ लिया हमने। अब हमें पढ़ना है इलियम। डिओडेनम के बाद जेजुनम। ठीक, सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड जेजुनम, सेकेंड है जेजुनम। डिओडेनम का जो लेंथ होता है ना, ये भी लिख लो, बिकॉज हम 6 मीटर था तो 6 है, तो डिओडेनम का लेंथ भी लिख साथ में लिखते चलो। डिओडेनम का हमारा जो लेंथ होता है 0.25 मीटर। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही है, बस यहाँ से लेकर ये वाली पोर्शन। ठीक है, वो ज़्यादा उतना लंबा नहीं है। ठीक है, अब है इलियम, ये होता है 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर का होता है। चलिए, और ये है दोनों के बीच का पोर्शन। दोनों के बीच में जो होता है, इट इज लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। इट इज लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है थर्ड इज, ये आप नोट कर लो पहले, साथ में कर लेंगे। ओके, चलो अब हम इलियम पढ़ना है। इलियम, इसकी लेंथ होती है 3.25। ये सबसे लंबा यही होता है, ये सबसे लंबा होता है। ठीक है, इलियो, ये जो इलियोसिकल वाल्व इज इन बिटवीन इलियम एंड सीकम। इलियम और सीकम के बीच में इलियोसिकल वाल्व होता है। ठीक
ठीक है। ये इलियम जो पोर्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सीकम पोर्शन है जो है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये इलियम पोर्शन हुई, जो क्वाइड पोर्शन है वो इलियम पोर्शन हुई, और ये जो है ये सीकम पोर्शन है ना, ये सीकम पोर्शन है क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो दोनों के बीच में जो भाल्व प्रेजेंट होता है उसे हम इलियोसेकल भाल्व बोलते हैं। ठीक है, अब आपने एक नाम सुना होगा लिम्फोइड ऑर्गन। Pear's patches. In present in mucosal region. Mucosal and submucosal दोनों में होता है। Mucosal and submucosal region of ileum. ओके, ये पेयर्स पैचेस होता है, लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फोइड ऑर्गन है ये पेयर्स पैचेस, जो म्यूकोसल और सबम्यूकोसल दोनों रीजन में प्रेजेंट होता है। किसके? इलियम के। ये याद रखना, यहाँ पे ये इलियम का जो था, और जो मैंने डिओडेनम में बताया था ब्रूनर्स ग्लैंड, जो बस वो बस और बस सब म्यूकोसल रीजन में प्रेजेंट होता है। सो कंफ्यूज मत करना कि पेयर्स पैचेस में और ब्रूनर्स ग्लैंड में। ओके, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है हमें, बिकॉज उसमें भी सब म्यूकोसल दिया हुआ है और इसमें भी सब म्यूकोसल दिया हुआ है, तो अब सब म्यूकोसल देख के कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलो चलो फिर ठीक है। अब मैं इसे भी रब कर दूँ, बिकॉज आज हमारा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो हमें क्वेश्चन भी करना है, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन नहीं हो पाएगा, तो हम बस स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन हम फिर अगले लेक्चर में करेंगे। अब हमें पढ़ना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो सम स्ट्रक्चर प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं प्लस और एंटी, तो कभी अगर मैं लिख दूँ प्लस और एंटी तो आप कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें से नंबर 1 पे है लिया PLI लिका सर्कुलरिस। ठीक है, इसका सर्कुलरिस, इसे और भी हम लिखते हैं, उसके और नेम है, बिकॉज इसको बोलते हैं सर्कुलर फोल्ड्स। ये सर्कुलर फोल्ड जैसा बना होता है, मीन्स फोल्ड ऑफ कर्किन्स। सुना होगा आपने नाम ये एक होता है लिया सर्कुलरिस, उसी को बोलते हैं हम लिया सर्कुलरिस, उसको बोलते हैं सर्कुलर फोल्ड होता है। सर्कुलर जैसे फोल्ड जैसे हम ये बनाए हैं ना बहुत सारा सा, ये क्वाइड स्ट्रक्चर, उसी क्वाइड के स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये सर्कुलर होता है। ये सर्कुलर होता है, ये हम क्या करता है, ये बेसिकली है जो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया जो ये है ना क्वाइड है इतना बड़ा है, तो उसका सरफेस एरिया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी तो इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज में करता है ना, इसीलिए इसका नेम है सर्कुलरिस। और ये सर्कुलर फोल्ड है, और इसको फोल्ड ऑफ कर्किन्स भी बोलते हैं। ये नोट कर लो, ये वाला है
जो फोल्ड ऑफ कर्टन्स, इसे फोल्ड ऑफ कर्टन्स भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये वन है विलाई, थर्ड इज माइक्रोविलाई, okay, microvilli, fourth is crypt of liverpool, crypt of liverpool, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। जिसमें से एक क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल है, जिसमें से ये तीनों बेस अपर पोर्शन वाले जो तीनों हैं, ये हमें क्या करता है, ये हमें हेल्प करती है फॉर्म, ये पहले फॉर्म बनी होती हैं फॉर्म्ड बाय ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ऑफ सिंपल कॉलमनार। एक होता है ना, एक स्क्वामस होता है, क्यूबोइडल होता है, कॉलमनार होता है, तो ये सिंपल कॉलमनार की बनी होती है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ऑफ सिंपल कॉलमनार, और ये हमें हेल्प करती है, हेल्प इन इंक्रीजिंग मीन्स ये अभी मैं स्टार्टिंग है ना, ये मैं लेक्चर है, तो इसलिए मैं सबका जो शॉर्ट फॉर्म नेक्स्ट में यूज़ करूँगी वो मैं साथ साथ में आपको बता देती हूँ। हेल्प इन इंक्रीजिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एरो अपसाइड में सरफेस एरिया इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। और सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करेगी, एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, एब्जॉर्प्शन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ठीक है। समझ आ गया। ये प्लेयर सर्कुलरिस जो है, और इसी को बोलते हैं फोल्ड ऑफ कर्टिंग्स, या फिर इसको बोलते हैं सर्कुलर फोल्ड, ये हमें हेल्प करती है सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। विलाई जो पोर्शन है, विलाई और माइक्रोविलाई और विलाई, ये दोनों भी हमें सरफेस एरिया इंक्रीज में करने में हेल्प करती है। और ये तीनों है जो बनी होती है, ये सिंपल स्क्वामस, सिंपल कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की, ठीक है। समझ गए। और ये क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल है जो ये है इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल है जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट होती है बिटवीन विलाई, ये विलाई के बीच में प्रेजेंट होती है क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल। चलो हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। तो चलो, अब ये हम कंप्लीट हो गया हमारा, इसमें बस एक डायग्राम बची हुई है, वो मैं कल पढ़ा दूँगी, बिकॉज अब हमें 10 मिनट क्वेश्चन करने हैं, इसमें बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 1, ब्रश बॉर्डर
कोलुमनार एपिथेलियम अभी जस्ट हमने पढ़ा है। एपिथेलियम is the lining of option A stomach, B esophagus, C PCT means proximal convoluted tubules, ये पीसीटी अभी आप कंफ्यूज मत हो ना, आप ये आप आगे पढ़ोगे। पीसीटी है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। एंड द लास्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके चलो, बोल रहा है ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम है जो लाइन किस चीज़ मतलब किसकी लाइनिंग होती है, ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम। अभी हमने पढ़ा था कि ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम की जो माइक्रोविलाई थी, उसके बाद क्या बोलते हैं हमारा माइक्रोविलाई विलाई ये सब जो थी, डियास कन्वल्कुलरिस थी, ये वाली जो थी सर्कुलरिस वाली, वो सारी की सारी किसकी थी, ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम की। वो किस में प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो नोट कीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है stomach has 3 chamber, 3 major chamber, 3 major chamber portion in which portion stomach does the esophagus ओपन। ओके देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 3 चैम्बर ही दिया है। ये हमारा जो है ये 2000 से पहले की क्वेश्चन है, बिफोर 2000 से पहले की क्वेश्चन है, जो उस टाइम हमारा 3 चैम्बर ही हुआ करता था। अभी ना हमारा 4 चैम्बर हो गया, एक बॉडी भी ऐड हो गई है, बट उस टाइम पे बॉडी नहीं थी। उस टाइम में बस फंडिक, कार्डिक एंड पाइलोडिक यही तीनों पोर्शन होती थी। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर 1 ऑप्शन ए फंडिक, बी पाइलोडिक, सी कार्डिक and fourth is fundic and pyloric। ओके चलो ठीक है, सॉल्व कीजिए। वैसे उसमें बॉडी का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिकॉज ये तो पोर्शन आपको सबसे पहले याद है ना कि हमें पूछ क्या रहा है कि कहाँ कौन से पोर्शन पे जो है हमारा इसोफेगस ओपन होता है। बट यहाँ पे जो 3 चैम्बर है तो इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि यहाँ पे मैंने आपको 4 चैम्बर पढ़ाया बट इस आंसर में 3 चैम्बर दिया है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है हमारा 2000 ईयर्स मतलब 2000 पहले क्या है, 2000 से पहले का क्वेश्चन है, ठीक है।
2000 के बाद, हाँ 2000 से पहले का क्वेश्चन है, इसकी वजह से इसमें 3 चैम्बर दिया हुआ है। और अभी जस्ट हम जो पढ़ते हैं अभी वाली न्यू वाली एनसीईआरटी में जो है वहाँ पे 4 चैम्बर दिया हुआ है। बट ये तो हो गया। ये जो इसोफेगस ओपन, ये तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक ही पोर्शन था। मैंने बताया था कि स्टमक वाला जो पोर्शन है, ये हमारा स्टमक है, जो ये स्टमक है, तो ये वाली पोर्शन जो है ऊपर वाली फंडिक है, ये फंडिक है, और ये वाली पोर्शन जो है कार्डिक है, और ये बॉडी अभी वाली, और ये पाइलोरी, ठीक है, पाइलोरी। तो ये जो इसोफेगस जो आएगा, जो ओपनिंग होगी वो कहाँ पे होगी, कार्डिक पे ही होगी ना ऑलवेज। सो इसका आंसर होगा कार्डिक हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इन द intestine of human pairs hatches is present in option A colon, option B ileum, C duodenum, D jejunum, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि पेयर्स पैचेस होती हैं वो इलियम वाले पोजीशन में प्रेजेंट होती है। पेयर्स पैचेस इलियम वाले में प्रेजेंट होती है ना, जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये पकड़ लेते हैं। मैं साइड हो जा रही हूँ, आप नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4, the stomach store food for 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly. With the acid. Gastric juice. Acidic gastric juice. Okay, of stomach. By the process called A. दिया है palpitation, muscular, C is churning, D is peristalsis. बोल रहा है कि स्टमक मिक्स स्टोर करता है फूड को, द स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। ये तो आपको पता ही है, 4 से 5 घंटे के लिए स्टमक स्टोर करती है फूड को। विद द फूड मिक्स वेल थॉरोली। अब ये फूड है जो थॉरोली मिक्स होती है किसके साथ, विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होती है ना एसिडिक HCl, उससे के साथ मिक्स होती है फूड स्टमक में
हाँ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे हमारे स्टमक में खाना आया, खाना आने के बाद वो जो बताया था ना कि रॉग जो स्टमक का रॉग था जो साइड से, उससे एसिड निकलेंगी, उससे एसिडिक जूस निकलेंगी, एसिडिक जूस फिर खाने के साथ ऑलरेडी मिक्सड होगी, तो उससे हमारा वो पचेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। तो वो मूवमेंट वो प्रोसेस कौन सा होता था? उस प्रोसेस को बोलते थे हम चर्निंग प्रोसेस बोलते थे। ठीक है, प्लीज नोट। ओके, हो गया? चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 5th और 6th? 5th होगा मे बी। लो, आप देख लो कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो। विच ऑफ द फ्लोइंग, आई थिंक ये 5th है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीचर help in control the passage of food, which of the following control the passage of food into stomach? चलो, number 1, gastroesophageal. B, sphincter of Oddi. ये ऑडी गाड़ी नहीं है, तो वो वाली नहीं है। कार, आप डॉक्टर बन जाओगे ना तो आपके पास भी ऑडी बुगाड़ी सारे कुछ आ जाएंगे। स्पिंचर ऑफ पाइलोडिक स्पिंचर, ठीक है, एंड डी इज कार्डिक स्पिंचर। ओके, चलो देखो, which of the following speeches control the passage of food into stomach? स्टमक में पास करने बोल रहा है, तो वो कौन से स्पिंचर होगा? देखो, अभी हमने बनाया था, ये हमारा एसोफेगस है, ऐसा ही ये हमारा एसोफेगस है। ठीक, एसोफेगस हो गई, और ये वाली जो पोर्शन है यही एंट्री करती है ऐसे थोड़ा कर्व, तो यही वाली स्पिंचर है। यही स्पिंचर हमें खाने को मतलब एसोफेगस बोल रहा है इनटू स्टमक। पहले सबसे पहले ये देखना, कोई भी है यहाँ पे देखना तो पता कैसे चलेगा। यहाँ पे है पासेज ऑफ फूड, हमें ये नहीं बताया है कि पासेज ऑफ फूड कहाँ से कहाँ हो रहा है, बट ये तो बताया है ना इनटू स्टमक। हाँ, पासेज ऑफ फूड सीधे दिया, लेकिन हमें पता है ना कि ये दे रहा है इनटू स्टमक। तो इनटू स्टमक कहाँ पे होगा? हाँ, कि हम अप टू मतलब हमारा क्या होता है, वो यूनिडायरेक्शनल है, अप टू डाउन जाते हैं ना, तो अप टू डाउन जैसे कि वक्कल कैविटी के बाद क्या है? फेरिंग्स के बाद इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक। तो ये है ऑब्वियसली कि आप इससे पता कर सकते हो कि यहाँ पे हम दिखा रही कि कहाँ से, ये नहीं पूछा दिया हुआ है कहाँ से, बट दिया हुआ है इनटू स्टमक। तो हमारा कहाँ से होगा? ये इसोफेगस से होगा, क्योंकि इसोफेगस से ही जो है स्टमक में एंट्री देती है ना। देखो, ये हमारा इसोफेगस है, ये हमारा इसोफेगस है, तो इसोफेगस से ही ये एंट्री होती है ना फूड की हमारी बॉडी के अंदर। हाँ, चलो, इसोफेगस है, पता नहीं स्पेलिंग का तो वही हो गया। चलो, ये इसोफेगस है, इसोफेगस से हमारा ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन होता है? अब ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा कार्डिक पोर्शन होता है। ठीक है, ये हमारा कार्डिक पोर्शन होता है ना। सो
तो अब हमारा, मैंने बताया था ये वाला स्पिंचर जो है, इस वाले स्पिंचर को क्या बोलते हैं हम, इसको इस वाले इसोफिली, अब ये बोलते हैं गैस्ट्रो, ये देखने में गैस्ट्रो और इसोफेजियल स्पिंचर, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन हो गई हमारी ये गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर, तो ये वाली हो गई हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर। बट अब देखो यहाँ पे है स्पिंचर ऑफ ओडाई, तो ये स्पिंचर ऑफ ओडाई यहाँ नहीं होती है, स्पिंचर ऑफ ओडाई होता है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के पास। ठीक है, अब पाइलोरिक स्पिंचर ये तो जो डिओडेनम में जाता है, ये वाली पोर्शन जो होगी वो पाइलोरिक स्पिंचर। बट यहाँ देखो एक नया देखने को मिला आपको, कार्डिक स्पिंचर। ठीक है, सो कार्डिक स्पिंचर क्या हुआ, ये स्पिंचर है जो इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, और इसी को हम कार्डिक स्पिंचर भी कहते हैं। ओके, कार्डिक स्पिंचर मतलब ये कार्डियक से भी बनी हुई है ना स्पिंचर, ये कार्डिक पोर्शन है, यहाँ से जो स्पिंचर रिलीज होती है इसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर भी बोलते हैं और कार्डिक स्पिंचर भी बोलते हैं, दोनों के दोनों स्पिंचर बोलते हैं। ठीक है, कार्डिक स्पिंचर और गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊँ या टाइम हो गया है, आई थिंक टाइम हो चुका है, तो रहने देते हैं। चलिए, समझ आ गया आपको कार्डिक स्पिंचर। ठीक है, ये ऐसा है। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ए एंड बी, ये दोनों होंगे। ठीक है, चलो, सो आज के लिए इतना ही। अब हम इससे बचा हुआ है, इससे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी खत्म हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन को बस थोड़ा सा बचा हुआ है, एक डायग्राम वो मैं ड्रा करा के कल हम पूरा लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, चलिए, उसके बाद एलिमेंट्री वॉल है, जो हम वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड पर चले जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू। यहाँ पे लिख दो। स्माइली है ना ये, स्माइल करते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलो, सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, जो आप कर ही दोगे। चलो, बाय।